जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजो @country-1947 चैनल पर हरियाणा चुनाव स्पेशल के भाग 3 को लेकर उपस्थित हूं। इस भाग में किसान और किसानी के दुश्मन के साथ युवाओं में बढ़ते हुए नशे के लत और उनके पोषक तत्व मस्तिष्कों के बारे में कुछ जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास सुनने को मिलेगा। पर साथ ही भाग 1 और भाग 2 के कड़ियों को भी आप सुनना न भूलें और भाग 1 भाग 2 के कुछ शोध के विषय को याद दिलाते हुए एक सारांश को बताते हुए। नंबर 1, राजनीति का मतलब। राजनीति का मतलब देश नीति। कितने राजनीतिक दल देश नीति के लिए कार्यरत और कितने राजनीतिक दल स्वार्थ नीति सत्ता के लिए कार्यरत, यह शोध का विषय अब होना चाहिए। नंबर 2, हरियाणा में गरीबी, बेरोजगारी, नशा, महंगाई को खत्म करने का वादा, पर कश्मीर में पुनः कश्मीर को सुलगाने का राजनीति। क्या यह देश को स्थिरता देगा या पूरे देश को पुनः अस्थिरता देगा और पारिवारिक व्यवस्था को आग में झोंकेगा? क्या यह शोध का विषय अब नहीं होना चाहिए? नंबर 3, फर्जी यूट्यूबर, देश नीति नियम विरोधी पत्रकार के लिए देश की मूल संस्कृति सभ्यता का अपमान करने वाले लोग, शांति प्रिय आबादी कैसे? यह भी शोध का विषय अब बनना चाहिए। नंबर 4, मूल संस्कृति सभ्यता को मजबूत करने वाले लोग हिंसक और आतंकी कैसे? यह भी शोध का विषय बनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, देश नीति नियम विरोधी निर्भीक क्यों? ये हर घर का, हर परिवार का शोध का विषय बनना चाहिए। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारियां आज नहीं तो कल आपको जरूर ऐसा प्रतीत करवाएगी कि निश्चित रूप से देश को मजबूत अगर करना है तो कुछ कड़े कदम जनता को भी उठाने होंगे और स्वार्थी राजनीति को पहचान कर उनका बहिष्कार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से सुने और खुद के साथ सामाजिक जागरूकता के लिए सजग भी बनने का कोशिश सभी कोई करे। एक नशा शब्द हरियाणा चुनाव में मुख्य मुद्दा बना हुआ है। बात तो सही है, पर नशीले पदार्थ आते कहां से हैं और कौन सप्लाई कर रहा है और कौन से लोग ऐसे तस्करों के पोषक हैं? क्या यह चर्चा अब जनहित में जरूरी नहीं है? सिर्फ नशा मुक्ति से कुछ नहीं होगा। सीमा पार से नशीले पदार्थ का आना कोई नया न्यूज नहीं है। अनगिनत सालों से नशे का खेप भारत में आना जारी है। ध्यान रहे, वही राजनीति यानी 90% राजनीतिक दलों में देश नीति का न होना ही नशीले पदार्थों के आवक का मुख्य कारण बना हुआ है। स्लीपर सेल का निर्भीक रहना नशे के पदार्थों का देश के अंदर प्रवेश है। घुसपैठ स्लीपर सेल का बेखौफ कार्य देश में बच्चों तक नशीले पदार्थों को पहुंचाने का मार्ग है। नाम बदलकर स्कूल कॉलेज के आगे मटर गश्ती आम छात्रों के बीच नशा के पदार्थ का कुरियर है। यह सब तभी कम हो सकता है जब देश नीति राजनीतिक दल होंगे, अन्यथा देश के देश नीति विरोधी नीति का मकसद ही युवाओं की बर्बादी है, ताकि हर युवा नेताओं के रहम व कर्म पर रहे। आत्मनिर्भर युवा से मजबूत देश न बन पाए। क्या इस पर 90% राजनीति को चर्चा करते कभी हरियाणा या देश के किसी भी आम परिवार ने देखा है? सोचिए और तब वोट का बटन दबाइए। आगे बढ़ते हैं किसान और किसानी पर, किसान की राजनीति पर और किसान के राजनीतिक प्रयोगशाला पर। कांग्रेस और अनुसरण राजनीति का मुख्य अस्त्र कोई जनसंख्या कानून नहीं, एक देश एक नियम नहीं, घुसपैठ पर आंख और कान बंद, जातिवादी दीमक को समाज के अंदर पोषण, मूल संस्कृति और सभ्यता को हाशिए पर रखना। ध्यान दीजिए, जिस राजनीतिक दल के नियत में देश और राज्य नीति जीरो हो, वो किसी आम परिवार का शुभचिंतक हो ही नहीं सकता।
देश के मूल किसान का शुभचिंतक हो नहीं सकता, कृषि को उद्योग बना नहीं सकता। ऐसे राजनीतिक स्वार्थ सिर्फ बिचौलिया नीति पर विश्वास करती है, और ध्यान दिया जाए तो बिचौलिया नीति हर जगह घुसा हुआ है, जो आज के टेक्नोलॉजी युग में भी किसी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अतः बिचौलिया नीति के पोषक तत्व को भी विध्वंसक आजादी के बाद पहचानना जरूरी है। बिचौलिया नीति पोषण क्रोनोलॉजी का मतलब क्या निकलता है, इसे ध्यान से सुने। नंबर 1, खुद के स्वार्थ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए लाखों आम जनता का कत्ले आम, विध्वंसक आजादी और बर्बादी, फिर भी अपने आप को सबसे बड़ा अहिंसक बोलना, ऐसा कौन राजनीतिक दल कर रहा है, इस पर ध्यान दें। नंबर 2, देश के क्रूर दुश्मन और पूर्वजों के दुश्मन, सनातन आस्था के दुश्मन, देश के संस्कृति के दुश्मन, देश के मूल सभ्यता के दुश्मन को महान बताना, पर अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त परिवार साबित करते रहना। ध्यान रहे, उस वक्त के 99% किसान के दुश्मन को महान बनाया गया और महान बताया गया, और ये किसने बनाया, इस पर आप सभी गहरा आत्म मंथन करें। एक महत्वपूर्ण सच, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक वाक्य का इस्तेमाल किया, उस वक्त के 99% किसान, इस पर ध्यान से सुने। भारत में 90% राजनीति के डीएनए में स्वार्थ नीति दौड़ता है, देश नीति, कार्य व्यवस्था नहीं। इस बात को भी आप नोट करके रख लें। अब 99% किसानी पर आते हैं। 1947 के पहले का अधिकांश व्यक्ति किसान था और कृषि मुख्य जीवन यापन था। शहरी विकास हो रहा था, पर जड़ कृषि आधारित गांव था। ध्यान रहे, 1 से 2 व्यक्तियों वाली कांग्रेस नीति देश के हर कोने के किसान पर भारी पड़ी थी और क्रूरता के सच को छुपाकर दुश्मनों को महान साबित कर रही थी और की भी। अब आधुनिक युग के किसान के बारे में समझने का प्रयास। इंडस्ट्री के बढ़ते ही शहरीकरण तेजी से बढ़ा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हर विकासशील देश में परिवर्तन हुआ। हर देश में इंडस्ट्री और किसानी का तालमेल हुआ। हर देश में कुछ मुख्य उद्योगपति भी आगे आए, क्योंकि कोई भी देश उठाकर आप देख लीजिए, उसमें मुख्य रूप से कुछ उद्योगपति का हाथ निश्चित रूप से है। और कृषि और उद्योग को अगर साथ मिला दिया जाए तो वो देश विकसित देश है। हर विकसित देश ने कृषि को उद्योग बनाया और देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा, देश के बड़े उद्योग से जोड़ा, गांव किसानी को हाशिए पर नहीं रखा। उद्योग और कृषि के तालमेल के लिए कई नियम बनाए। इन्हीं नियम के अंतर्गत बड़े किसान देश के बड़े उद्योग के मदद से विश्व स्तरीय फसल उगा रहे हैं और छोटे किसान देश के अंदर अच्छी उपज भेज रहे हैं। विश्व के हर विकसित और विकासशील देश में लगभग यही फॉर्मूला चल रहा है, पर भारत में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके कारणों को हर किसान परिवार को भी खोजना होगा। ध्यान रहे, विदेश के अधिकांश किसान के उन्नति के बीच सिर्फ सरकारी नियम है, देश नीति राजनीति है। क्या भारत में ऐसा है? यह हर किसान परिवार को सोचना चाहिए। आजाद भारत में भी परिवर्तन का दौर चालू हुआ। हर किसान के घर का कोई न कोई व्यक्ति शहरीकरण के दौर में किसी न किसी रोजी रोजगार में शामिल हुआ। क्या यह गलत है? उपरोक्त को दिल से सोचें। हर किसान परिवार से कोई न कोई व्यक्ति शहरीकरण की व्यवस्था में है या नहीं? अगर ठीक से एनालिसिस किया जाए तो 100% किसान परिवार से 100% कोई ना कोई शहरीकरण के साथ तालमेल बैठाया और इसके बाद ही हुनर और मेहनत करके गांव से लेकर शहर को आपस में जोड़ा। कृषि में आधुनिकता का प्रयोग चालू हुआ। अतः ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, उद्योग एक दूसरे के बिना कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते थे और देश के लगभग हर विकासशील देश में यही हुआ। देश नीति जिस देश में रही उस देश में यही हुआ। पर भारत में आज भी किसान हाशिए पर है। इसका सबसे प्रमुख कारण देश नीति राजनीति का अभाव, ये दावे के साथ बोला जा सकता है।
भारत में किसान और कृषि को उद्योग न बनाकर बिचौलियों को सौंप दिया गया। ऐसा कब से हुआ और किस सत्ता ने कृषि को उद्योग से न जोड़ कमीशन खोरी के लिए इस्तेमाल किया, ये हरियाणा और देश के हर किसान जरूर खोजे। असली किसान और कृषि के दुश्मन सिर्फ हरियाणा के किसान के ही दुश्मन नहीं, बल्कि देश के हर किसान और गांव का दुश्मन बन सत्ता प्राप्ति को मुख्य आधार बनाए हुए हैं। इस पर शोध होना अब जरूरी है और उनका सामाजिक बहिष्कार भी जरूरी है। जिस देश की सत्ता ने गांव, कृषि, शहर, उद्योग में तेजी से तालमेल बैठाया, उसको आज विकसित देश बोला जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, चीन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। और जिस देश की सत्ता ने सत्ता नीति अपनाया, जनता को तोड़ो नीति अपनाया, गरीबी बेरोजगारी को बनाए रखने का नीति अपनाया, तालमेल नहीं बैठाकर फूट डालो नीति अपनाया, संस्कृति और सभ्यता को स्वार्थ नीति के लिए इस्तेमाल किया, उस देश में हर आम नागरिक का दिन और रात खौफ के साए में गुजरता है। उदाहरण में अपने ही कई पड़ोसी देश या मिडिल ईस्ट देश और अपने भी भारत में ऐसा ही प्रयोगशाला 90% राजनीतिक दल लगातार चला रहे हैं और अब वो अपने उफान पर है। अब उनके उफान को जनता ही शांत कर सकती है, किसान ही शांत कर सकते हैं, देश का युवा ही शांत कर सकते हैं। तभी आने वाले वक्त में अच्छे देश के साथ, मजबूत देश के साथ अच्छे हुनर वाले युवा, मजबूत किसानी आपको नसीब हो सकती है। हर व्यक्ति जरूर आत्ममंथन करे कि भारत में आज तक कृषि को उद्योग के साथ तालमेल क्यों नहीं बनाया गया। बड़े किसान कृषि को उद्योग क्यों नहीं बना पाए। छोटे किसान का महत्व देश में क्यों नहीं है। हर मोड़ पर बिचौलिया नीति क्यों हावी है। कृषि को उद्योग बनाने के नियम क्यों नहीं है और कौन से राजनीतिक दल कृषि को उद्योग नहीं बनने देना चाह रहे हैं। इस बात को हरियाणा ही नहीं बल्कि देश का हर आम नागरिक भी सोचे, हर किसान भी सोचे, हर कारपेंटर, हर मैकेनिक, हर तरह के व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति भी सोचे। देश होगा तो ही आपके लिए रोजी रोजगार होगा, आत्मनिर्भरता होगी और अर्जित संपत्ति का सुरक्षा होगा। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट हर सेकंड खालिस्तान और आगिस्तान सोच से सभी का सुरक्षा हो, सभी के परिवार का सुरक्षा हो। जय हिंद, धन्यवाद।